हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत अभिनंदन सत्कार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म लर्न नर्सिंग कंसेप्ट की तरफ। जी हाँ दोस्तों, नॉर्सेट 9 की तरफ बढ़ते कदम। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जो तैयारी है नॉर्सेट 9 को लेकर बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। लेकिन मन में ये डाउट है कि मैंने सब कुछ तो पढ़ लिया है, सारी चीजें कवर कर ली, सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, सिलेक्शन तो मेरा हो ही जाएगा, लेकिन मैं रैंक लाना चाहता हूं। रैंक लाने के लिए ऐसा मैं क्या करूं? ऐसी जो मैंने पढ़ा है उन तरीकों को, ऐसे कौन से तरीके हैं जिनको अपनाकर मैं सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं, अपनी पसंदीदा रैंक ले सकता हूं और अपने मन पसंदीदा एम्स के अंदर मैं जॉब पा सकता हूं, सर्विस कर सकता हूं। आपके अगर मन में डाउट है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसी बढ़िया रणनीति की, 3 ऐसी बेस्ट प्रूवन स्ट्रेटेजी के बारे में जो ये सिर्फ आपका सिलेक्शन नहीं रैंक डिसाइड करेगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपने इन चीजों को अपनाया तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अगला नॉर्सेट ये जो आप 9 देने जा रहे हैं इसमें पहली रैंक, दूसरी रैंक, जो भी आप रैंक पाना चाहते हैं, जो आपके पसंदीदा एम्स को पा सकती है, वो सिर्फ आपकी होगी। आप भी तैयार हैं? तो इन तीनों में से पहली, दूसरी और तीसरी जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा वो बेहद खास रणनीति होने वाली प्यारे दोस्तों। तो इस वीडियो को कंप्लीटली अंत तक जरूर देखिएगा। उसके साथ में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से 10 से 15 सवाल है, कौन से ऐसे एमसीक्यू जो डायरेक्ट आपके नॉर्सेट 9 में पूछे जाएंगे ही जाएंगे, ये मैं आपको बैठ के यहां पर कह रहा हूं। तो इन वीडियो को देखिएगा, सारे एक भी क्वेश्चन आपसे छूट ना जाए, एक भी पॉइंट आप मिस ना करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रणनीति डिस्कस करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो टाइम है प्यारे दोस्तों, आपके पास 15 दिन का जो बढ़िया टाइम है। देखिए, टॉपर्स जो होते हैं, जो बढ़िया रैंक हासिल करते हैं, वो कुछ अलग नहीं करते, वो इन्हीं 15 दिन का बढ़िया से यूज करते हैं और टॉपर से रैंकर बन जाते हैं। तो हमें भी रैंकर बनना है तो इन्हीं 15 डेज का बेस्ट यूज करना पड़ेगा, जिसको मैं गोल्डन टाइम के नाम से कहता हूं, है ना। ये जो गोल्डन टाइम है प्यारे दोस्तों, ये आपके न्यू लर्निंग का नहीं है। मार्केट में नई एक बुक आ गई है, मार्केट में नया पीडीएफ आया है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में एक पीडीएफ आया है, वो पढ़ लेता हूं, फलानी बुक को मंगा देता हूं, मेरा दोस्त भी पढ़ रहा था, क्या पता सवाल वहां से आ जाए। अगर आपके भी माइंड में ऐसा चल रहा है प्यारे दोस्तों, तो ये आपको रैंक तो छोड़िए, सिलेक्शन से भी पीछे धकेल देगा, क्योंकि आपने जो पढ़ा है, ये चीजें आपके माइंड में जो पढ़ा है वो भी साफ कर देगी, क्योंकि इसके आपके माइंड को नया सिग्नल मिलेगा, न्यू लर्निंग मिलेगी। तो लेकिन ये जो टाइम है न्यू लर्निंग का बिल्कुल नहीं है, इस बात को गांठ बांध के रख लीजिएगा, आप ध्यान में रखिएगा। नो, जब नया न्यू लर्निंग का टाइम नहीं तो क्या पढ़े सर? देखो, पढ़ना कुछ नहीं है, जो आपने पढ़ा है अब उसको रिवाइज करो आप। नो, रिवाइज कैसे करना वो मैं आपको सारी चीजें यहां लिखी हुई मेरे पास में वो बताता हूं। ये जो रणनीति अपन डिस्कस कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, इसको मैं 3 फेज में डिवाइड करता हूं। ये जो 15 दिन है इसको अपन 3 फेज में डिवाइड करते हैं। नाउ व्हाट इज द 3 फेज? ये जो 3 फेज है इसको अपन 5-5-5 दिन में डिवाइड करते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक एक बात को, एक भी पॉइंट छूट ना जाए, आपके सब्जेक्ट में डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं पहली फेज की। पहली फेज के अंदर अपन बात करेंगे जिसके अंदर आपको कोर सब्जेक्ट पढ़ने प्यारे दोस्तों। कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं? कोर सब्जेक्ट। नाउ व्हाट इज द कोर सब्जेक्ट? कोर सब्जेक्ट प्यारे दोस्तों वो होते हैं जो आपके किसी भी एग्जाम्स की नींव बनाते हैं। जैसे हमारे नॉर्सेट का जो एग्जाम होता है उसकी नींव कौन से सब्जेक्ट बनाते हैं? हाँ, दैट इज द आपके मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, आपके फंडामेंटल ऑफ द नर्सिंग, आपके ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी एंड आपके पीडियाट्रिक नर्सिंग। ये जो 4 जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इनको मैं कहता हूं, दैट इज द कोर सब्जेक्ट। यही आपके एग्जाम्स की नींव बनाते हैं। और जब नींव इन्हीं से बनती है तो हमें पहली फेज में इन्हीं सब्जेक्ट पर फोकस करना है। नाउ कैसे इस पे फोकस करना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़े, कौन कौन से सिस्टम को चूज करें? तो देखिए, रिसेंटली जो अभी आपके सीआरई एग्जाम हुआ है उसमें एग्जाम्स का पैटर्न जैसा मैंने देखा है कि कभी उसमें जो है आपके 4 से 5 लाइन ऐसे बड़े बड़े सवाल नहीं थे। ये आप भूल जाना, दिमाग में माइंड से निकाल देना कि बड़े बड़े 5-5, 6-6 लाइन के सवाल आएंगे। सिनेरियो बेस आते हैं, सिनेरियो बेस आजकल 2 से 2.5 लाइन में सिमट जाते हैं, क्योंकि उसमें कंबाइंड सब्जेक्ट को मिलाया जाता है। जैसे सीआरई में भी रिसेंटली हुआ था आपके इसके जो 2025 में भी 25 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था, सीआरई एम्स दिल्ली ने आपके करवाया था, उसमें यही पैटर्न था प्यारे दोस्तों। 1 से 1.5 लाइन या मैक्सिमम 2 लाइन है तो 2 लाइन में खत्म हो जाता सवाल, वो वही सिनेरियो बेस बन जाता है। मार्केट में आपने देखे होंगे कि 4-4, 5-5, 6-6 लाइन के सवाल ले आते हैं और उसको बताते हैं कि ये आएगा, ये आएगा। ठीक है, आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन अब वो जमाना रहा नहीं है कि 5-5, 6-6 लाइन के सवाल आ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत इजी बन जाते हैं प्यारे दोस्तों। 2 से 2.5 लाइन या 1.5 लाइन के जो सवाल होते हैं बहुत ट्रिकी होते हैं, उनसे बड़ा सीन कोई क्रिएट नहीं कर सकता। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की बात करें तो उसमें से आप क्या कर सकते हैं, जैसे अभी रिसेंटली सीआरई में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में क्वेश्चन आए थे आपके। ना, हार्ट फेलियर के क्या डायरेक्ट सवाल आए थे? जी नहीं, हार्ट फेलियर के जो क्वेश्चन आए थे उसको कंबाइन करके दिया था कि एक पेशेंट उसको हार्ट फेलियर भी है
और एक पेशेंट उसको साथ में आपके बीपी भी कम हो रहा है, उसके साथ में उसकी एबीजी भी डिस्टर्ब हो रखी है, अब आप कौन सा मेजर्स नहीं फॉलो करोगे? तो ये मेजर्स नहीं फॉलो करने का क्या मतलब है, आपको पता होना चाहिए कि कौन से मेजर आप फॉलो करोगे, हार्ट फेलियर में क्या होता है, और उसके बाद में आप एबीजी को इंटरप्रेटेड करके फिर आप देखोगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। वहां डायरेटिक्स का ऐसा ऑप्शन था, फ्लूइड के रिगार्डिंग ऐसा कुछ था, हाइपरटोनिक फ्लूइड के रिगार्डिंग था, तो इस प्रकार के कुछ ऑप्शंस भी वहां पर थे। तो ना ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, इसको बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, ये आपके कहीं ना कहीं डायरेक्ट सॉल्व दे सकता है। दूसरा टॉपिक एमएसएन का मैं आपको बताता हूं, ये है आपकी रिनल सिस्टम से, दैट इज द सीकेडीएन एकेआई, एक्यूट किडनी इंजरी एंड क्रोनिक किडनी डिजीज। क्रोनिक किडनी इंजुरी और एक्यूट किडनी इंजुरी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बना है सीआरई 2025 के एग्जाम का, और यकीन मानिए कि अगर जस्ट इसके 10-20 दिन बाद में एग्जाम है तो ये जरूर कहीं ना कहीं वहीं से सवाल उठाएगा। तो रेनल सिस्टम का जो सवाल है आपको पक्का देखने को मिलेगा, और सीआरई में कम से कम 4 से 5 डायरेक्ट सवाल आए थे आपके क्रोनिक किडनी डिजीज और एक्यूट किडनी इंजुरी से, ये आपको बढ़िया से देखना है। डिहाइड्रेशन के कई सवाल वहां पर आपको देखने को मिले थे। तो मेडिकल सर्जिकल को आपको क्या करना है ये मैंने आपको बताया। नाउ बात करते हैं फंडामेंटल की। फंडामेंटल का जो टॉपिक था दैट इज द ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। ऑक्सीजन डिलीवरी के रिगार्डिंग 3 से 4 एमसीक्यू डायरेक्ट वहां पर देखने को मिले थे, नेजल कैनुला के, हाई फ्लो नेजल कैनुला के बारे में। तो ऑक्सीजन डिलीवरी के जितने भी सिस्टम है, जितने भी चीजें हैं वो आप फंडामेंटल में देख सकते हैं। वैसे पूरा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हाई हील टॉपिक मैं इसको बोलता हूं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज द एबीजी इंटरप्रिटेशन एंड इट्स एब्नॉर्मलिटीज। आर्टेरियल ब्लड गैस एब्नॉर्मलिटी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 सीधे सवाल आए थे, और सीधों को भी इतना तरीके से घुमाया कि एबीजी तो आप पता कर रहे हो, लेकिन उसमें कौन सी दवाई देंगे, है ना, उसमें कौन से नर्सिंग मेजर्स को फॉलो करेंगे, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा, कौन सा नहीं करोगे, ये आपको वहां पर पूछा गया था सीआरई के अंदर। तो आप देख सकते हो लेवल किस प्रकार का हो गया है। लेकिन आप एबीजी को बढ़िया पड़ेगा, कंपनसेटेड, अनकंपनसेटेड और पार्शियल कंपनसेटेड क्या होता है ये जरूर पढ़ के जाइएगा, और किस कंडीशन में क्या करते हैं, कौन सी कंडीशन ऐसी जैसे कोई रेस्पिरेटरी की डिजीज हो गई या कोई मेटाबॉलिक डिजीज हो गई, वो कौन सी कंडीशन जो होती है रेस्पिरेटरी कॉज करती है, एल्कोलिसिस कॉज करती है, मेटाबॉलिक कॉज करती है, ये थोड़ा सा ध्यान में आप जरूर रखना। ओबीजी की बात करें, ओबीजी तो भाई साहब कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम का आजकल फेवरेट सब्जेक्ट हो गया, जिसमें अंदर ऑब्स्टेटिकल मैन्यूवर जितने भी होते हैं, अभी सीआरई में इसी के रिगार्डिंग सवाल आ गया था। मैन्यूवर आपको बढ़िया से पढ़ के जाना है। उसके साथ में जो है आपको एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में सवाल देखने को मिलेगा। तो ये जो रिपीटेड टॉपिक है ना प्यारे दोस्तों, इनको तो आपको छोड़ना ही नहीं है, तो ये आएंगे ही आएंगे, है ना। उसके अलावा ओबीजी एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, लेबर हो गया, है ना, फीटल पेल्विस हो गया। पेल्विस के बारे में सवाल आया था कि कौन सा जो निगल्स पेल्विस है, रॉबर्ट पेल्विस कौन सा होता है, इसके बारे में भी सवाल आपके सीआरई में था। तो हो सकता है कि आपके नॉर्थ एंड 9th में भी देखने को मिल जाए। पीडियाट्रिक के अंदर सवाल आया था आपके जीआई सिस्टम से हर्ट्जोस्पर्म डिजीज के बारे में ना, वो इनको कंबाइन कर रखा था ना सारे सब्जेक्ट को, कुछ को लिंक करके सवाल पूछ रहे हैं कि हर्ट्जोस्पर्म डिजीज में कौन सी डाइट प्रीफर नहीं करते हैं, तो ऐसे न्यूट्रिशन को भी कंबाइन कर दिया, पीडियाट्रिक को भी कंबाइन कर दिया, एमएसएन के साथ में फार्मा भी, ऐसे तो कंबाइन करके आप पढ़िएगा। तो ये तो मैंने सब्जेक्ट के बारे में बताया, कोर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, अब इनको कैसे पढ़ना है। तो इनको आपको सबसे पहले आपको इनके जितने भी बुलेट्स पॉइंट है वो आपको याद रखना है ना। ये बुलेट्स पॉइंट्स आपको कैसे पढ़ने हैं, बुलेट्स पॉइंट आप कोई भी बुक पढ़ो, मार्केट में जितने भी बुकें चल रही हैं, सबसे पहले तो देखो आपके नोट से बढ़कर कोई बुक नहीं है। आपने जो लिखा है, आपने जहां से भी पढ़ा है, कहीं संस्था से पढ़ा है या सेल्फ स्टडी करी है या किसी बुक से पढ़ा है, बढ़िया है, उस पर भरोसा रखिएगा। उसके साथ में कोई अगर आप बुक प्रेफर करते हैं तो बुक के पीछे भी कई सारे हाईलाइट पॉइंट दे रखे होंगे, उनको एक बार आपको नजर के बाहर निकालना है, क्योंकि वो जब आपकी नजर के बाहर निकल जाएंगे तो आपको भरोसा हो जाएगा कि हाँ मैंने पूरा सिस्टम पढ़ा है। आपके पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, माइंड में रिकॉल हो जाएगा, और जब सिस्टम रिकॉल हो जाएगा तो निश्चित रूप से आप एमसीक्यू भी आराम से वो नॉलेज अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो ये जितने भी वन लाइन बुलेट पॉइंट हैं उनको आपको सबको बढ़िया से देखना है, ओबीजी, फंडामेंटल और ये आपके जो एमएसएन के और पीडिया के। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल और महत्वपूर्ण काम वो आपको करना है एमसीक्यू प्रैक्टिस। सवाल आपको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं ना। सर मैं तो दिन के जो है 100-150 सवाल सॉल्व करता हूं बढ़िया बैठ के मेहनत करके, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? जी नहीं लाले, 1 से 100-200 सवाल करने से सिलेक्शन तो क्या तुम एग्जाम के आसपास में नहीं भटक पाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम है प्यारे दोस्तों अपने नॉलेज को और इंप्रूव करने का है, थोड़ा और प्रैक्टिस बढ़ाने का है। तो आपको कम से कम दिन के, मैं तो 400 से 500 एमसीक्यू कम से कम बोल रहा हूं, मेरी बात को गौर से समझिएगा, कम से कम बता रहा हूं आपको। ज्यादा से ज्यादा आप 1000 करो, 2000 करो, इट्स डिपेंड ऑन योर पोटेंशियल। कितना आपके अंदर पुदीना है उतना कर सकते हो, लेकिन प्यारे दोस्तों कम से कम तो यार आपको 200 500 से 600 एमसीक्यू आपको डेली के करने पड़ेंगे कंसिस्टेंट शिद्दत के साथ में, तभी मामला बनेगा। बाकी बात हाँ
तो एमसीक्यू के बारे में बता दें, ये एमसीक्यू जो है आपके मिक्स हो सकते हैं या फिर आप टॉपिक वाइज कर सकते हो, जिस टॉपिक में आपको डाउट हो वैसे, और मिक्स करो तो बहुत बढ़िया सारे सब्जेक्ट का रिवाइज हो जाए। और बाकी मैंने आपको बताया जितने भी शॉर्ट नोट्स है आपके जो आपने बुक की छत पे लिख रखे हैं, एक बार उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट सवाल आपने लिखे होंगे। मूवमेंट करते हैं आपके 6 दिन से 10वें दिन तक, 6 to 10 डेज क्या स्ट्रेटेजी रहती है, कौन सी रणनीति अपनाएं। फेज सेकंड फेज के अंदर आपको पढ़ने हैं हाई वेटेज सब्जेक्ट। नाउ ये हाई वेटेज सब्जेक्ट क्या है? हाई वेटेज सब्जेक्ट वो होते हैं, मैं उनको बोलता हूं, जो आते तो एग्जाम में बहुत कम है, लेकिन जब वो किसी सवाल में एंट्री करते हैं तो उससे उसके एमसीक्यू का वजन बढ़ जाता है प्यारे दोस्तों, उसको अपन बोलते हैं हाई वेटेज सब्जेक्ट, जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है, सवाल का वजन बढ़ा देते हैं। और उसमें पहला सब्जेक्ट आता है आपका फार्माकोलॉजी। फार्मा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसके साथ में आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग CHN बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसके साथ में न्यूट्रिशन एक बढ़िया सब्जेक्ट है। तीसरा अपन नॉट इंपॉर्टेंट बट नॉट लीस्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। कम सवाल आते हैं, लेकिन ऐसे आते हैं कि आपको आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। जैसे किसी की ब्रांच पूछ ली, किसी की नर्व सप्लाई पूछ ले, वो आती है तो आती है, नहीं आती तो हाँ, तो ये भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना। फार्माकोलॉजी को देखो, फार्मा की बात करते हैं। अभी CRE की मैं बात कर रहा हूं, आपको सवाल बता रहा हूं जिसमें आपके कई सारे सवाल पूछे गए थे फार्मा से रिगार्डिंग। और जैसे मैंने आपको हार्ट फेलियर का बताया, उसमें लास्ट में जाके सवाल पूछा कौन सी ड्रग्स नहीं देंगे। तो 3-4 सब्जेक्ट को मिक्स करके उसके साथ में सवाल बना दिया फार्मा का कि इस कंडीशन में कौन सी दवाई नहीं देंगे। तो फार्माकोलॉजी बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको प्लीज प्लीज बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। नो कैसे पूरा पढ़ लूं फार्मा? जी नहीं, आपको क्या करना है, पहले तो आपको जितने भी ड्रग्स के एंटीडोट हैं वो आपको मुख्य ज़बानी याद होने चाहिए। मेरे ख्याल से 1 से 1.5 पेज होगा जिसमें सारे एंटीडोट आपके समा जाएंगे। तो एक बार उन एंटीडोट्स के जितने भी ड्रग्स हैं, ड्रग्स के जो एंटीडोट हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा। 1 से 2 आपको सवाल एंटीडोट के देखने को मिलेंगे, भले ही वो हेपेरिन का भी क्यों ना आ जाए, भले ही वो वारफेरिन का भी क्यों ना आ जाए, लेकिन एंटीडोट आपको देखने को हाँ मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात करें फार्मा के अंदर, तो आपको जितने भी ड्रग्स के साइड इफेक्ट हैं, मोस्ट कॉमनली जो ड्रग्स अपन यूज करते हैं उसके साइड इफेक्ट आपको पता होने बहुत जरूरी है। CRE के अंदर ड्रग्स के साइड इफेक्ट भर भर के पूछे गए थे। अब जिसको ड्रग्स पता है, उसका साइड इफेक्ट पता है, उसका डायरेक्ट सवाल सही हो रहा है, और जिसको नहीं पता फिर वो ऑप्शन A, B, C में कंफ्यूज हो रहा है, फिर या तो तुक्का मारेगा या फिर गलत करेगा या फिर छोड़ के आएगा। तो जितने भी ड्रग्स के साइड इफेक्ट है वो आपको बढ़िया पढ़ना है। CRE में आपके एस्पिरिन का साइड इफेक्ट पूछा था पहले दोस्तों, कि एक नर्सिंग ऑफिसर जो है, एक मरीज को एस्पिरिन चल रही है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपकी क्या प्रायोरिटी, उसकी साइड इफेक्ट को मॉनिटर करने की। कौन सी ड्रग चल रही है? एस्पिरिन चल रही है, साइड इफेक्ट क्या होगा? ऑप्शन B में था आपके ब्लीडिंग, है ना। तो ये ऐसे सवाल आते हैं आपके। तो ये जितने भी साइड इफेक्ट है उनको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। क्या पता एस्पिरिन का रिपीटेड पूछ ले, क्या पता वारफेरिन का पूछ ले, किसी अच्छा एक और मिथाइल डोपा का भी साइड इफेक्ट ऐसा पूछा था, है ना। तो ये जितनी भी ड्रग्स होती है जो कॉमनली, मैग्नीशियम सल्फेट का आपको पूछ सकते हैं, है ना, कि भी मैग्नीशियम सल्फेट का साइड इफेक्ट क्या होता है, फर्स्ट साइन क्या होता है, लास्ट क्या होता है। तो ये जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट ड्रग्स के साइड इफेक्ट जरूर याद करिएगा। लास्ट मैं आपको फार्मा की ट्रिक्स दे रहा हूं, यह है क्लासेस ऑफ ड्रग। कौन सी ड्रग्स किस कैटेगरी के है वो आपको याद होना जरूरी है। जैसे इसी CRE में बता रहा हूं, फार्मा से एक और सवाल आया था आपके ड्रग्स कैटेगरी से, वो था आपके एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के, कि कौन सी बैक्टीरियोसाइडल है, बैक्टीरियोस्टैटिक है। बहुत इजी लग रहा है, लेकिन वहां पर जिस प्रकार के ऑप्शन थे ना, आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। जो आप सोच रहे हैं वो ऑप्शन था ही नहीं वहां पे। अब आप क्या करोगे? तो क्या पता इस बार एंटी हाइपरटेंशन का पूछ ले कि एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन में से दी गई मेडिकेशन कौन सी कैटेगरी के है। अब आपको पता तो है कि ये ड्रग्स एंटी हाइपरटेंसिव, पर कौन सी है? क्या वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर की है, क्या वो बीटा ब्लॉकर है ना, क्या वो आपके एस इनहिबिटर है, क्या वो आपके सोडियम चैनल ब्लॉकर है, क्या वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, कौन सी प्रकार की एंटी हाइपरटेंसिव है वो। तो ये जो कैटेगरी है आप बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, आपके एक न एक सवाल आपको कैटेगरी के रिगार्डिंग जरूर देखने को मिलेगा, है ना। तो ये मैंने फार्मा की बात करी, हाई वेटेज सब्जेक्ट है इंपॉर्टेंट। CHN की मैं बात करता हूं, तो इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण सवाल आप लिख के ले जाइएगा, दैट इज द वैक्सीनेशन शेड्यूल। CRE के अंदर भी वैक्सीनेशन शेड्यूल भर भर के पूछा था। अब आपको आता है तो आता है, OPV कब देते हैं, BCG कब देते हैं, पता है तो पता है, इसमें तुक्के क्या मारोगे आप। तो जितना भी वैक्सीनेशन का शेड्यूल है, मैं इसको बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक मानता हूं। वैक्सीनेशन शेड्यूल को वापस पढ़िएगा, बढ़िया पढ़िएगा। CHN का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, टॉपिक बढ़िया है, सवाल बनता ही बनता है। CRE में आपके नोट्स एट 9 में भी देखने को मिल सकता है। अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके वो है लेवल ऑफ द प्रिवेंशन। CRE 2025 का बेस्ट सवाल, जिसके अंदर प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन का रीजन पूछा था कि अपन क्यों फॉलो करते हैं, व्हाई वी आर यूजिंग प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, किस लिए फॉलो करते हैं। क्या अपन डिजीज को अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं, क्या अपन डिजीज को अर्ली ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या मरीज को वापस रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, या फिर रिस्क फैक्टर को होने से ही रोक सकते हैं।
तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर था, है ना। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, अपन रिस्क फैक्टर होने से पहले ही उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। क्या पता आपको किसी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का पूछ सकते हैं कि वैक्सीनेशन जो है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आता है, हेल्थ एजुकेशन कौन सा प्रिवेंशन है, क्यों करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी थर्ड से जितने भी है इसको आप बढ़िया से पढ़िएगा, ये आपको एक सवाल देखने को मिल सकता है। तो उसके साथ में आपके जितने भी ये जो कमिटीज है, भौर कमेटी हो गया, मुडालियर कमेटी हो गया, आपके श्रीवास्तव कमेटी हो गया, जंगल वाला कमेटी, ये जो कमिटीज है उनको आप थोड़ा सा ब्रीफली देख लीजिएगा कब आई, किसने क्या दिया। उसके अलावा एक नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज का भी आपके क्वेश्चन था, वेक्टर बोर्न डिजीज कौन कौन सी होती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज जो होती हैं उसका एक सवाल आपको देखने को मिला था। तो ये जो चीजें इनको बढ़िया देख लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जितने भी रिप्रोडक्टिव मदर और चाइल्ड के रिगार्डिंग जो हेल्थ के जो प्रोग्राम्स हैं मदर और चाइल्ड के रिगार्डिंग, चाहे वो आंगनबाड़ी का हो, चाहे वो इंद्रधनुष का हो, चाहे वो आपके क्या बोलते हैं और क्या क्या हो सकते हैं, जितने भी है आंगनबाड़ी के चल रहे हैं, मिड डे मील हो गए, हेल्थ के रिगार्डिंग जितने भी मदर्स के और चाइल्ड के रिगार्डिंग प्रोग्राम है दोनों के, ये आप जननी शिशु सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना जितने भी हैं इनको आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। पर दोस्तों 1 से 2 सवाल आपको देखने को नोट सेट में मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। तो ये आप लिख लीजिएगा, बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही तो CHN की नींव बनाते हैं। कम्युनिटी के अंदर यही तो है जो आपको बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है। न्यूट्रिशन के अंदर मैंने आपको बताया किसी भी डिजीज की डाइट आपको पूछ सकते हैं, तो डाइट एक बार आप हल्के से देख सकते हो कि किस डिजीज में किस प्रकार की डाइट देते हैं और कौन सी अवॉइड करते हैं। देखो कौन सी डाइट देते हैं ये तो आपको पता है, लेकिन कौन सी अवॉइड करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सवाल को ट्रिकी कैसे भी बनाया जा सकता है। आपको आता क्या है कि कौन सी डाइट देते हैं, वो एग्जामिनर आपसे ये पूछा कि कौन सी डाइट नहीं देते हैं। जो नहीं देते हैं जिसको आएगा वो रैंक ले जाएगा, तो मुझे पता है कि आप जरूर रैंक ले जाओगे। तो रैंक ले जाने के लिए ये जो कौन सी डाइट नहीं देते हैं, हाँ ऐसे कोई स्पेसिफिक डाइट का कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है वो आप जरूर ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल जैसे आपको पता ही है रिनल जो फेलियर होता है उसमें पोटेशियम या बनाना वगैरह अपन नहीं देते हैं, है ना। तो ये नहीं देते ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। कौन सी देते हैं वो तो पता ही है, तो जितने भी डाइट नहीं देते हैं कौन सी अवॉइड करता है, हाँ और क्यों, ये भी जरूरी है ना। तो ये हमने पढ़ा और जितने भी इसके साथ में वन लाइन बुलेट्स पॉइंट में आपको बता रहा हूं वो सारे पढ़ लेना। अब मूवमेंट करते हैं, ये 2 तो हमने बताई, 2 फेज स्टडी हमने कर ली। नेक्स्ट अपन मूवमेंट करते हैं 3 फेज स्टडी और लास्ट एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी मैं आपको बता रहा हूं, ये सटीक रणनीति है और यहां से आपको कम से कम 10 से 15 सीधे डायरेक्ट सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और वो रणनीति स्टार्ट होती है आपके 11 से 15 दिन तक। 11 से 15 दिन तक आपको क्या करना है, जितने भी आपके, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स हुए हैं, नॉट सेट के, आपके ESIC के, आपके रेलवे के और आपके CRE 2025, 24, 23 जो भी हुए हैं उनको आपको बढ़िया से ब्रीफली स्टडी करके जाना है। नॉट सेट के जितने भी, मैं आपको गारंटी देता हूं कम से कम 4 से 5 पेपर जो है ना उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, उसके सवाल की लैंग्वेज को देख लीजिएगा। पूरी लैंग्वेज नहीं पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल पूछना क्या चाह रहा था, ऑप्शन क्या थे और आंसर करेक्ट क्या था, ये आप जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि वहां से आपको कम से कम 10 से 15 सवाल इन एग्जाम को कंबाइन करके निकालोगे तो निकलेंगे नॉट सेट 9 के अंदर। तो बढ़िया से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए हैं उनको आप जरूर देखिएगा, सवालों को पढ़ के जाइएगा, आंसर देख के जाइएगा। उसके साथ में आपको क्या करना है, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर आपने कर लिए, चाहे वो नॉट सेट के हो गए, CRE के हो गए, ESIC के हो गए और RRB के हो गए, उसके साथ में आपको अगेन वन हाईलाइट जो बुलेट्स पॉइंट हैं वो आपको पढ़ने हैं। ये बुक के पीछे दे रखे होते हैं, मैं ऑथेंटिक बुक की आपको सजेशन करता हूं। जैसे आपको पता ही हमारे फील्ड में जो चलती है एनक्लेक्स की जो बुक होती है, जैसे आपने पढ़ी होगी, एनक्लेक्स के पीछे हो गया या फिर टॉपिक के जो थ्योरी है उसके बीच में आप देखते हो ना एक बड़ा सा बॉक्स बना होता है, उस बॉक्स के अंदर कुछ चीजें लिखी होती हैं। ये लिखने का मतलब ये है कि जो एक पेज पर चीजें लिखी हैं ये उसका निचोड़ निकाल के एक कंसेप्ट निकाला है। किसी भी टॉपिक का हो सकता है, वो किसी भी लाइन का हो सकता है, किसी भी डिजीज का हो सकता है। तो वो जो बॉक्स के अंदर जो चीजें लिखी है प्यारे दोस्तों वो बेहद खास है। तो इस प्रकार कोई भी बुक हो सकती है जिसमें बॉक्स में जो चीजें लिख रखी होती है वो आपके सीधा सवाल बनने की संभावना रखता है। इसका मतलब है वो उस चैप्टर का निचोड़ है, उसका कंसेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल प्री एक्लेम्सिया के अंदर क्या होता है, वही हाइपरटेंशन होता है। एक्लेम्सिया में भी क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है। हमें कंट्रोल करना होता है कि अच्छा हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना है तो सर हम इसमें तो एम्लोडिपिन दे सकते हैं, वो भी बीपी कंट्रोल कर सकती है। जी हाँ देते हैं, लेकिन वहां पर मैग्नीशियम सल्फेट ही देते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट है, क्योंकि हमें वहां पर बीपी के अलावा सीजर को भी प्रिवेंट करना है। तो ये कंसेप्ट निकलता है जो आपके बुक्स में से हाईलाइट करके दे रखा होता है ना, एक बॉक्स बना के दे रखा है, वो आपको जरूर पढ़ के जाना प्यारे दोस्तों, क्योंकि वहीं से आपके सवाल बनते हैं।
और वो आप माइंड में रहेगा तो हो सकता है सवाल आए ना आए, लेकिन कुछ आप गलत करने से बच जाओ, है ना। तो जितने भी हाईलाइट पॉइंट हैं उसको आप एक बार देख के जरूर जाना है। तीसरा बताता हूं आपको मॉक टेस्ट। ये जो मॉक टेस्ट होते हैं ये आपको हूबहू एग्जाम वाली फीलिंग देके करना है। कैसे कि मैं चाहे रूम में बैठा हूं, अपने रूम में बढ़िया शांत एनवायरनमेंट में बैठो, है ना, चाहे वो ऑफलाइन दो ऑनलाइन दो कैसे भी दो, आपको घड़ी का टाइमर लगा देना है। घड़ी के टाइमर के साथ में आपको जो भी आपका एग्जाम का पैटर्न रहता है 18 मिनट का रहता है, 20 क्वेश्चन रहते हैं, 5 सेट वाला है, इस प्रकार आपको 18 मिनट का एक एक सेट करके कि मेरे को 20 वाला 18 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से आप करोगे, उसके 2-3 फायदे होंगे। पहला फायदा मैं कह सकता हूं कि एक तो आपका नॉलेज इंप्रूव होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा जो फायदा होगा उससे आपके एमसीक्यू सॉल्व करने की जो प्रैक्टिस है, स्पीड है, वो आपकी थोड़ी बढ़ जाएगी। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट आपको आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। एग्जाम्स में यही दिक्कत होती है, बाहर आके बोलते हैं सर मेरा ये तो सवाल मेरे आए नहीं था, ये तो मैंने देखा ही नहीं था, ये बच्चे क्यों डिस्कस कर रहे हैं। अरे डिस्कस तो करेंगे भाई, क्योंकि तू तेरा टाइम मैनेज नहीं किया तूने, और टाइम मैनेज नहीं किया तो तेरे सवाल आए ही नहीं, देखा ही नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि इजी सवाल अपन छूट जाते हैं टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो सवाल आपको नहीं आते हैं उसको बिल्कुल स्किप करो। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्रैग कैलकुलेशन के अगर आपको आते हैं तो उसमें 1 सेकंड रुको, देख लिया कितना बड़ा सवाल है, विद इन 1 सेकंड आप ड्रैग कैलकुलेशन को स्किप कर दो। जो भी आपके सेट में आता है ड्रग कैलकुलेशन का सवाल, आपको इतनी कैलकुलेशन आपको ट्रस्ट है कि मैं बिल्कुल 1 से 2 5 सेकंड में निकाल दूंगा, तो ठीक है करो, नहीं तो विद इन 1 सेकंड उस सवाल से स्किप हो जाओ और जितने भी अगले सवाल है उसको करो। लास्ट में आप उसको मार्क फॉर रिव्यू जो आपने करा है, लास्ट में बैठ के टाइम निकाल के ड्रग कैलकुलेशन को सॉल्व करो। क्योंकि अगर आपने कैलकुलेशन पहले ही करने लग गए, पहला सवाल ही आपके आ गया ड्रग कैलकुलेशन का और उसमें आपने 2 मिनट 3 मिनट खपा दिया और आंसर दूसरा ही आ रहा है ना। वो तो होता है ना गणित में कि भाई बच्चे बाहर आके डिस्कस कर रहे थे कि मेरा तो 0.2 आया था आंसर, मेरा 0.5 आया था, मेरा 0.7 आंसर आया, और हमें जिसको गणित नहीं आती है वो बाहर आकर बोलता है सारा मेरे जो है 1950 कहां से आया था, है ना। तो ये बात होती है। इस प्रकार की अगर आपकी कैलकुलेशन है तो प्लीज विद इन 1 सेकंड उस एग्जाम को सवाल को स्किप जरूर कर दीजिएगा। हाँ, लास्ट में आकर उसको देखिए, टाइम मिलता है उसके बाद में आपको देखिए और फिर कैलकुलेशन को सॉल्व करिए, क्योंकि अननेसेसरी टाइम आपको वेस्ट हो जाएगा। तो ड्रग कैलकुलेशन को आप एक बार स्किप करिए, बाद में आपको सारे सॉल्व करने के बाद में लास्ट में देखना है। तीसरा जो ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको मॉक टेस्ट बताया, ये आपकी वीकनेस को एनालाइज करेगा, है ना। क्योंकि अब ये वीकनेस जो है मॉक टेस्ट है, आप जो है मेगा टेस्ट दे सकते हो, कंबाइंड सब्जेक्ट का दे सकते हो, या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे। इसे आप एक काम करो, कंबाइंड ही देना है, कंबाइंड ही देना है पूरा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे तभी मामला बनेगा। सारे सब्जेक्ट का नॉलेज भी आपके इंप्लीमेंट उस एमसीक्यू में हो जाएगा। नाउ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि आपको स्टडी का रूटीन क्या बनाना है, कितने घंटे पढ़ने हैं अभी 15 दिनों में। सर मैं तो 3 से 4 घंटे डेली कंसिस्टेंट पढ़ता हूं, मेरा हो जाएगा, क्या पता हो जाएगा। लेकिन अब ये जो एग्जाम है, ये जो टाइम है बहुत क्रूशियल है प्यारे दोस्तों, गोल्डन टाइम है, सोने वाला टाइम है। सोने वाला मतलब बिस्तर वाला नहीं, गोल्ड वाला सोना। तो ये गोल्डन टाइम को गोल्डन तरीके से यूज करना है। कैसे करोगे, तो गोल्डन टाइम का मैक्सिमम यूज कैसे करना है, कम से कम आपको डेडिकेटेड 8 से 10 घंटे की स्टडी कंटिन्यू कंसिस्टेंट के साथ में करनी है। हाँ, इसके साथ में शॉर्ट ब्रेक लेना ना भूले। 8 से 10 घंटे की बढ़िया पढ़ाई करो विद अ शॉर्ट ब्रेक, बीच बीच में छोटे छोटे 10-10-15 मिनट के ब्रेक लो, बढ़िया स्टडी हो जाएगी आपकी। शेड्यूल आप कैसे भी बना सकते हो। इन सब के बीच में आपको ध्यान रखना, आपकी हेल्थ बहुत प्रायोरिटी होती है प्यारे दोस्तों। एग्जाम्स के चक्कर में आपकी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कई विद्यार्थियों को मैंने देखा है कि वो एग्जाम के चक्कर में इतना खो जाते हैं, उनकी हेल्थ खराब हो जाती है, और हेल्थ जब खराब रहेगी तो आपका सिलेक्शन, आपकी रैंक कोई मायने नहीं रखेगा, है ना। तो हेल्थ को सबसे प्रायोरिटी रखना है। 6 से 7 घंटे की नींद भी लेनी है, अच्छा भोजन भी लेना है और अच्छा रेस्ट भी करना है, लेकिन 8 से 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। मॉर्निंग में आपको क्या करना है, जब भी आप मॉर्निंग फ्रेशनेस के साथ में उठो, एनर्जी के साथ में उठो, तो आपको जितने भी मैंने 1 लाइनर बुलेट्स पॉइंट बताए, चाहे वो बुक के पीछे हो, आपके शॉर्ट नोट्स हो, आपके जितने भी बुलेट्स पॉइंट हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, फटाफट आंखों के सामने निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये आपके एकदम वापस से कंसेप्ट को रीजनरेट करते हैं कि हाँ ये जो सोए हुए कंसेप्ट है जगाओ, इनको जगाओ, ऐसे इसमें ऐसा होता है। आपको इजी लगे उनको छोड़ो, लेकिन जो आपको लगता है कि जैसे कोई ट्राइड सिम्टम हो गया, कोई स्पेसिफिक डायग्नोसिस हो गया, कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन हो गया, स्पेसिफिक अर्लीस्ट साइन हो गया, लेट साइन हो गया, ऐसे कोई आपको सवाल पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, ड्रग ऑफ चॉइस हो गई, ऐसा कोई पूछता है तो वो आपको निकालनी चाहिए। यही तो बुलेट पॉइंट है प्यारे दोस्तों, इनको आपको दिमाग से बाहर एकदम फटाफट से आंखों के नजर के सामने से निकालना है। आफ्टरनून का जो आवर्स होता है वो गोल्डन टाइम होता है आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का।
लंच के अंदर, आफ्टरनून के अंदर आप बढ़िया से एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। दिन के 600, 700, 800, 1000, 2000 एमसीक्यू आपको कम से कम सॉल्व करने हैं। जैसे ही आप इवनिंग तरफ जाते हो तो जो आपको आफ्टरनून में सवाल गलत हुए थे उनका वीक पॉइंट का एनालाइज करो और उनको इवनिंग में ही रिवाइज कर लो, है ना, ब्रेक लो। उसके बाद में आप इवनिंग में जो भी आपके वीक पॉइंट है उनको कवर करो। और नाइट्स के अंदर जब आप आराम से रिलैक्स होकर सोने जाओ तो जो आपने दिन में पढ़ा है उसको अपने माइंड में रिकॉल करना है कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा, क्यों पढ़ा, किस प्रकार से पढ़ा, क्या गलत आंसर मैंने कर दिया था, उसका ऐसे होता है। ऐसा आप करते हो तो आपके कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस तीनों माइंड में वो चीजें चली जाती है। आपकी मेमोरी बड़ी शार्प हो जाती है। जिंदगी में कभी उन चीजों को भूल नहीं पाओगे आप। तो ये आपको फ्लैश कार्ड आपको माइंड में रिवाइज करने हैं। तो ये जो चीजें अगर आप गारंटी के साथ में फॉलो करते हो तो मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम में 10 से 15 डायरेक्ट सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और इस प्रकार से स्टडी करेगा और साथ में एग्जाम सेंटर पे जब आप जाओ तो बढ़िया कूल माइंड के साथ में, ठंडे दिमाग से, मुस्कुराते चेहरे के साथ में जाना। लोगों को लगे कि यार ये इतना बंदा मस्त कैसे है, इतना कूल कैसे है, या तो इसको सब कुछ आता है या उसको कुछ नहीं आता। तो हमें पता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमने अपने वीक पॉइंट्स को कवर कर लिया है। इन्हीं 15 दिनों का यूज करते हुए कुछ लोग, हमें लगता है कि यार इसका कैसे सिलेक्शन हो गया, वो इन्हीं 15 दिन का बढ़िया से यूज करते हैं। तो आप भी इन्हीं 15 दिन का बढ़िया यूज करिएगा। अपनी स्टडी पे भरोसा रखिएगा, खुद पे भरोसा रखिएगा। बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। दूसरों की प्रिपरेशन पे मत देखिए, अपनी तरह भी भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ में कमेंट बॉक्स में छाप के लिखिएगा कि आपका पसंदीदा एम्स कौन सा है, किस एम्स के अंदर आप जाना चाहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इससे होगा ये कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्फिडेंस ही आपके एम्स सक्सेस की जर्नी होती है। पर दोस्तों, आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। तो ये जो वीडियो आपको कैसा लगा अपने उन दोस्तों के साथ में भी जरूर साझा करिएगा जो आप नोट सेट की तैयारी भी कर रहे हैं, और अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो पर, तब तक के लिए आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं साथ में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।